हेलो डियर स्टूडेंट। और आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि जो रासायनिक बल गतिकी नामक चैप्टर का एक टॉपिक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें कई बच्चों को डाउट होता है, समझ नहीं आता है, तो मैं आसान भाषा में आपको इसको क्लियर कराऊंगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो अभिक्रिया की कोटि समझने के लिए सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है। यहाँ पे ए और प्लस बी ये दे रहे हैं हमारे क्या उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं। उत्पाद में तो उत्पाद को आप C प्लस डी ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन जो हमें अभिक्रिया की कोटि पढ़नी है तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो अभिकारक की सांद्रताओं पे डिपेंड करती है। जो अभिकारक की सांद्रता है और उसके जो घातांक हैं और उसका योग जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि होती है। उसको हम अभी डिफाइन करेंगे। तो इससे पहले आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम जो है, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम ये गुलमर्ग और वागे ने दिया था ये। तो इसमें आपने देखा था कि जो एक तो होते हैं हमारे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, रस समीकरणमिति गुणांक, और जो हमारे कोटि में होते हैं वो होते हैं वास्तविक गुणांक, प्रयोगों के आधार पर निकलते हैं। तो इनके अनुसार जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इसके अनुसार तो ये हो जाएगा कि अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी R=K और A की घात जो हो जाएगी A और B की घात B। लेकिन जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये आगे सफल नहीं हुआ। आगे ये लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हो गया जब एक्सपेरिमेंट के आधार पर चीज़ों को किया गया। जब एक्सपेरिमेंट हुआ, तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर जब हमें पता लगा कि इसी रिएक्शन का जो हमारा रेट है वो हमारे को क्या मिला, ये A की घात x और B की घात y। तो जो ये x और y है, ये वास्तविक गुणांक कहते हैं इनको। इसको रियल कोएफिशिएंट जो कहते हैं, ये x और y हैं जो ये हमारे वास्तविक गुणांक हैं। वास्तविक गुणांक। ये स्कूल का बोर्ड है, हिल रहा है थोड़ा, और यहाँ पे पंखा भी नहीं चल रहा है, तो इन चीज़ों को आप माइंड नहीं करोगे। और जो हमारा A और B, यहाँ पे A और B, इसको A और B को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? A और B को हम कहते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण मितीय गुणांक। रस समीकरण मितीय गुणांक। तो ये रस समीकरण मितीय गुणांक है, ठीक है ना। तो जो हमारी अभिक्रिया की कोटि होती है वो रस समीकरण मितीय गुणांक के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो A की सांद्रता की घात जो है वो रस समीकरण मितीय गुणांक के अनुसार नहीं है, और B के सापेक्ष जो कोटि, अगर हम यहाँ पे R को कहेंगे तो R तो रेट हो गया, दर या वेग हो गया, के बराबर जो हो गया वेग स्थिरांक हो गया, के बराबर वेग स्थिरांक हो गया। A बराबर अभिकारक A की सांद्रता,
अभिकारक एक ही सांद्रता, ठीक है ना। और जो सांद्रता की घात होती है वो उसी को हम कोटि कहते हैं, ठीक है ना। ये जो अभिकारक हुई सांद्रता की घात जिस पे डिपेंड कर रही है, कोई अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की घात पे डिपेंड करता है। यदि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी बढ़ाई जाए तो कहीं पे क्या होता है कि जो हमारा वेग होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है। कहीं पे होता है कि अभिक्रिया की जो सांद्रता को हम 2 गुना करते हैं तो वेग भी 2 गुना ही, अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना ही होता है। और कहीं पे होता है कि जो अभिकारक की सांद्रता को जब हम दुगुना करते हैं तो वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो अभिकारक की सांद्रता की जो घातांक है और उनका जो योग है उसी को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ पे x बराबर है एक ही सांद्रता के सापेक्ष जो कोटि है, x जो है कोटि है किसके सापेक्ष, कोटि है एक ही सांद्रता के सापेक्ष, सांद्रता के सापेक्ष, समझ रहे हैं इस बात को, एक ही सांद्रता के सापेक्ष। और जो b है, b जो ये बड़े कोष्ठक में लिखते हैं वो सांद्रता होती है। तो यहाँ पे है अभिकारक b की सांद्रता, अभिकारक b की सांद्रता, b की सांद्रता, और जो y है, तो यहाँ पे y क्या है, ये कोटि है किसकी, b की सांद्रता के सापेक्ष, b की सांद्रता के सापेक्ष, b की सांद्रता के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है। जैसे x है कोटि एक ही सांद्रता के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, ठीक है ना। कि एक ही सांद्रता के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, अब b की सांद्रता के सापेक्ष ये कोटि क्या है, b की सांद्रता के सापेक्ष, अभिक्रिया की कोटि, समझ रहे। तो ये जो हमारी टोटल कोटि होती है इसको जो एक ही सांद्रता के सापेक्ष जो x है, एक ही सांद्रता के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, जो y है b की सांद्रता के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है। तो ये x प्लस y बराबर क्या होता है n, ये अभिक्रिया की पूरी अभिक्रिया की कोटि ये होती है, पूरी अभिक्रिया की कोटि, पूरी अभिक्रिया की कोटि हमारी ये निकलती है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार ये ए क्या है कि ए के सांद्रता के सापेक्ष है अभिकारक ए का रस समीकरण मिति गुणांक। ये ए और बी तो क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो ए की घात है वो ए नहीं आई, यहाँ पे एक्स आई, ये प्रयोगों से आई। एक्स का मतलब कुछ भी मान हो सकता है, कोटि आपकी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है ना, कोटि आपकी शून्य होती है, भिन्न होती है, इस प्रकार से कोटि का मान कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव भी होती है, कोटि पॉजिटिव भी होती है, कोटि शून्य भी होती है, कोटि भिन्न के रूप में भी होती है, 1/2 या 3/4 कुछ भी हो सकती है। तो कोटि के मान कुछ भी हो सकते हैं, जबकि जो रस समीकरण मिति गुणांक होता है वो पूर्णांक में होता है। कि मैंने कोई भी अभिकारक जो होता है वो आधा ऐसा नहीं होता, जीरो अभिकारक अगर जीरो होगा, अगर यहाँ पे जीरो होगा तो अभिक्रिया होगी ही नहीं, मतलब अभिकारक है ही नहीं। तो इसलिए कोटि अलग चीज है और ये हमारा गुलबर्ग लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमारा है, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, गुलबर्ग और जो वागे ने दिया है, ये बाद में क्या हो गया, फेल्ड। ये फेल्ड हो गया जब पता चला कि जो हमारी कोटि होती है
एक प्रायोगिक मान होता है। आइए एक नए नए इक्वेशन से इसको फिर से समझते हैं कि सपोज माना एक अभिक्रिया ये है, माना एक अभिक्रिया ये है, माना एक अभिक्रिया है कि A प्लस 2B प्लस C और ये हमें दे रहा है D प्लस E, उत्पाद दे रहा, उत्पाद कुछ भी हो सकता है, समझ रहे? तो यहाँ पे जो हम लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसकी घातांक 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इस प्रकार से चलेंगे। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट में पाया गया, एक्सपेरिमेंट में जब पाया गया तो उसमें ये पाया गया जब एक ही सांद्रता को हमने दुगना किया, एक ही सांद्रता सांद्रता दुगना करने पर अभिक्रिया का वेग भी दुगना हो गया। जो रेट है आर का, आर भी क्या हो गया, आर भी हो गया दुगना। बी की सांद्रता दुगना करने पर, बी की सांद्रता को जब हमने दुगना किया, बी की सांद्रता को जब दुगना किया, डबल किया, तो रेट कितना हो गया, रेट हो गया 4 गुना, ठीक है ना। और सी की सांद्रता को जब हमने दुगना किया, एक्सपेरिमेंट के बेस पे सांद्रता को दुगना किया तो रेट हमारा हो गया, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं आया, तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि हम अगर लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसके हिसाब से तो हमारा ये होगा कि जो आर बराबर जो हो जाएगा के ए की घात और बी की घात हमारी क्या आ रही, 2 और सी की घात क्या आ रही, 1। तो ये तो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो गुलमर्ग और वागे ने दिया, मास एक्शन, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, ठीक है। लेकिन ये तो फेल हो गया था ना, ये फेल हो गया था। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखा तो यहाँ क्या आया, जो हम कह रहे हैं एक ही सांद्रता दुगना, तो आर भी दुगना हुआ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है इसके अनुसार कि एक ही सांद्रता यहाँ पे क्या आ रही है, 1, क्योंकि इसकी सांद्रता को दुगुना करेंगे तो एक का वर्ग जो होगा दुगना ही हो रहा है ना। और यहाँ पे आ रही बी की सांद्रता, क्या आ रही है, बी की सांद्रता हमारी आ रही है, माने आर बराबर के। आज देखो ये अगर हम इसी के अनुसार चलेंगे तो हमारा फिर ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसके एक ही सांद्रता को दुगना करने पर आर क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 4 गुना, ठीक है। अब बी की सांद्रता पे क्या हो रहा है, दो गुना। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि एक्सपेरिमेंट में थोड़ा डिफरेंट वैल्यू आ रही, इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसको भी दोगुना करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग। अब देखो एक ही जो हम सांद्रता को दुगना कर रहे हैं तो रेट कितना हो रहा है, 4 गुना। इसका मतलब ए की पावर यहाँ पे क्या है, 2। और बी की पावर क्या है, देखो बी की पावर सांद्रता को दुगना कर रहा तो दुगना ही हो रहा, तो बी की पावर 1। और यहाँ पे सी की पावर क्या होगी, क्योंकि अभिक्रिया के वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो सी की सांद्रता यहाँ पे 0 हो जाएगी। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है। तो ये हमारा हो गया प्रयोगों के आधार पर ये कोटि। और कोटि बराबर जो n बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जितना भी हमारे पास है, x प्लस वाई तो एक एग्जाम्पल है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 0। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे ये सीखा। तो ये
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी अभिक्रिया, ये देखो जो हमारी अभिक्रिया है, तो हमारी जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रताओं की घातों पे निर्भर करता है, या कोई भी अभिक्रिया है तो वो अभिक्रिया में अभिकारक के जो अणुओं की, कितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन के कारण अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो रहा है। एक अणु के कारण हो रहा है या दो के कारण हो रहा है। जैसे यहाँ पे दो है, अभिकारक यहाँ पे तीन थे, अभिकारक तीन थे, लेकिन एक क्या है, जीरो। तो माने इस अभिकारक की सांद्रता में आप कितना भी परिवर्तन कर दोगे तो इसका उत्पाद में अभिक्रिया के वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभिक्रिया के वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी सांद्रता आप घटाओ बढ़ाओ जो मर्जी करो, क्योंकि इसका जो घातांक है वो क्या है, शून्य। इसकी सांद्रता को बढ़ाने पे जितना बढ़ाओगे तो वो वर्ग में, दो के वर्ग में चला जाएगा। 3 गुना बढ़ाएंगे तो 8 गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से अब बी की सांद्रता 1 है तो 2 गुना करोगे, 2 गुना चौगुना करोगे, चौगुना, इस प्रकार से ये होता जाएगा। तो इसी क्रम में अब हम सीखेंगे प्रथम कोटि की शून्य कोटि की अभिक्रिया। जो n के मान पर कोटि होती है, अगर n का मान है 0, n का मान है 0 तो उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, समझ रहे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया, समझ रहे, शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। और n का मान 1 होगा, n का मान, तो ये होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया। और यदि n का मान 2 है तो ये होती सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और यदि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो हमारे सिलेबस में यही है, इतना ही है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, कोटि अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया की कोटि ये होती है, अभिक्रिया की कोटि के आधार पर जो हमारी अभिक्रियाएं होती हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये इसके लिए n बराबर 0 है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, R is directly proportional to R n। तो n का मान 0 है तो R is directly proportional to R0। और R0 जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक स्थिरांक आता है, इसको कहते हैं वेग स्थिरांक। क्योंकि वेग की अभिक्रिया की वेग की बात हो रही तो इसको कहते हैं वेग स्थिरांक। और जब किसी सांद्रता की घात 0 होती किसी अभिक्रिया की तो उसको 1 माना जाता है। तो k इंटू 1 तो k ही हो जाए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, k, R बराबर हमारा हो जाएगा k। तो इस प्रकार से जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होती है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका वेग जो होता है, अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। तो इससे भी आपकी डेफिनेशन बन जाती है। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वो अभिकारकों की सांद्रता पे उसका अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। ये जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2
और ये ट्राइस HCl। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रिएक्शन तब तक नहीं होती है जब तक कि हम यहाँ पे फोटोन का यूज नहीं करते हैं, H2O। तो जब तक हम यहाँ पे फोटोन का यूज नहीं करते हैं तब तक ये रिएक्शन नहीं होती है। तो इसका मतलब कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रही है। अगर आप अभिकारक इसकी सांद्रता कितनी भी बढ़ा दो, हाइड्रोजन की, क्लोरीन की कितनी भी सांद्रता बढ़ा दो या कितनी भी घटा दो, ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है, ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है। इनकी सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया में। जब तक हम यहाँ पे एच न्यू फोटोन का यूज नहीं करेंगे, H2O का यूज नहीं करेंगे, तब जाके ये अभिक्रिया होगी। तो देखो ना, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो अभिकारकों की सांद्रता, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ और ही आ रहा है। ये जो हमारी सोलर एनर्जी है उसके जो फोटोन है, तो फोटोन का यूज करें जो एनर्जी पैकेट है, तो फोटोन का जब हम धूप में रखेंगे तो तब जाके ये रिएक्शन होगी। तो ये अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करेगी। ठीक है ना, यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब देखो बात आती है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इंटीग्रेटेड जो होता है शून्य कोटि, चलो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण समझ रहे, ये पूछा जाता है भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ रहे, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। अभी हम शून्य कोटि की पढ़ा रहे हैं, आगे हम प्रथम कोटि की पढ़ाएंगे। तो अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समझ लो कि जो समाकलित वेग समीकरण होगा वो क्या होगा। ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का। तो इसके लिए आप जानते हैं कि आपने जो पाठ शुरू किया था उसमें जानते हैं कि आप आर बराबर जो अभिक्रिया की दर होती है उसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो आर बराबर होती है जो सांद्रता परिवर्तन वाला, और एक वेग नियम वाला, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आर बराबर होता है माइनस dr अपॉन dt, समझ रहे। तो आज का जो पहली समीकरण ये है, और दूसरी समीकरण जो आर बराबर होता है जो वेग नियम से, आर बराबर के और आर की घात एन, क्योंकि यहाँ पे एन बराबर क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे एन बराबर 0 है तो आर 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये रिएक्शन यहाँ पे 0 हो जाएगी, इसलिए ये हो जाएगा आर बराबर के। ठीक है ना, तो आर बराबर के ये दूसरी रिएक्शन हो जाएगी, समझ। ये पहली रिएक्शन होगी, ये दूसरी रिएक्शन होगी। ये जो हमारे पास रेट के दर के 2 फॉर्मूले हैं, अभिक्रिया का वेग के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक तो ये देखो, अगर आप रिएक्टेंट को लिखेंगे तो रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन होता है, मैंने कमी होती तो वो माइनस में आएगा। अगर प्रोडक्ट यहाँ पे पी लिखेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला शुरू से है। और ये दूसरा फॉर्मूला हमने वेग नियम से दिखाया कि वेग नियम क्या होता है। वेग नियम में जो अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की सांद्रता में वह समीकरण, वह अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताने वाली जो समीकरण है उसको हम वेग समीकरण कहते हैं, वेग व्यंजक समीकरण जो कहते हैं, और उसी को हम वेग नियम भी कहते हैं। तो वेग नियम से हमें ये मिला आर की वैल्यू। अब देखो, जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इधर भी वही है, लेफ्ट हैंड साइड में इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस डी आर अपॉन डी टी आर इक्वल टू के, यहाँ पे के। ठीक है ना, तो हम इसका पक्षांतर करेंगे, डी आर को इस तरफ ले जाएंगे, डी टी को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी आर
बराबर, ये माइनस का साइन इधर चला जाएगा, माइनस के डी टी। तो ये हमारी तीसरी रिएक्शन होगी, तीसरी रिएक्शन। ठीक है, तीसरी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हमने एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इसका समाकलन करना है उचित सीमाओं में। तो उससे पहले हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, उससे पहले ये ध्यान रखनी है कि देखो, जब t बराबर 0 माने समय शुरू हो रहा था, तो उस समय जो r की सांद्रता थी वो क्या थी, वो भी थी r नॉट। ठीक है, और जब t बराबर t कुछ समय हो गया, तो उस समय जो r की सांद्रता थी वो क्या थी, बराबर आर टी। समझ, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि जब टी समय शुरू हो रहा था, अभिक्रिया हो ही नहीं, जब शुरू हो रहा था प्रारंभ में, जब टी बराबर 0 था, तो उस समय जो हमारी आर की जो सांद्रता थी वो भी आर नॉट थी, उसमें से कुछ नहीं गया था। अब जब टी समय पश्चात मैंने कुछ समय हो गया, तो जो उस समय आर की जो सांद्रता है वो क्या होगी, आर टी, उसमें से कुछ कमी हो गई। समझ रहे? तो अब देखो, समीकरण तीन का उचित सीमाओं में, उचित सीमाओं में, सीमाओं में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब इसका समाकलन करेंगे हम। समझ रहे? ये ऊपर का तो आपने नोट कर दिया होगा, ये नोट कर दिया होगा, तो यहाँ यहीं पे इसको मिटा देते हैं, आप लोग फिर से देख लीजिए। ठीक है, इसका समाकलन करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो समाकलन के लिए क्या होता है, ये वाला साइन होता है, और देखो ये हमारा है डी आर, डी आर, समझ रहे? और इधर क्या है, बराबर, और माइनस के, जो कि स्थिरांक का समाकलन नहीं होता, ये ध्यान रखना है, स्थिरांक का समाकलन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, डी टी। ठीक है, तो एक ध्यान रखना है कि जो हमारा समाकलन होता है डी एक्स का होता है एक्स, और डी वाई का वाई, डी जेड का जेड। तो इसलिए लिमिट किसकी लगेगी, जो डी के साथ है, आर की लिमिट लगेगी, आर की लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ तक, आर कहाँ से जा रहा है, जो लोअर लिमिट से अपर लिमिट जा रहा है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जो हमारा हो गया ये आर है ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि डी एक्स का एक्स होता है, तो डी आर का सिर्फ आर हो गया, डी चला जाएगा। समझ ली? तो आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, आर जा रहा है आर नॉट से आर टी तक जा रहा है, बराबर माइनस के, इसका तो समाकलन नहीं होता है। और यहाँ पे टी का जो ये टी है, डी टी का टी, डी एक्स का एक्स, तो डी टी का टी होगा ना। तो टी कहाँ से जा रहा है, टी 0 से टी तक जा रहा है। समझ रहे? इसका समाकलन, इसका समाकलन करेंगे, तो इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो इसका समाकलन करने पे यहाँ पे आपने देखा था ना कि टी जीरो से टी तक जा रहा है, टी जीरो से टी तक जा रहा है, और आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर जा रहा है आर नॉट से आर टी, आर नॉट से आर टी। अब इसका समाकलन यहाँ पे देखेंगे, ये आर, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा आर, आर, और अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये आर टी, और ये आर जीरो यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसको हमने हटा दिया ना, तो आप यहाँ समाकलन ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर न भी लिखे कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर नॉट से आर टी का जा रहा है, और ये माइनस के है, और ये हमारा टी है, टी का समाकलन जो है 0 से और टी तक जा रहा है। अब आगे जो रिजल्ट होता है कि जो समाकलन होता है वो उच्च उच्च लिमिट से लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। तो ये हमारा हो जाएगा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाया जाता है, तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट बराबर माइनस के, और ये हो जाएगा टी माइनस जीरो, उच्च लिमिट से लोअर लिमिट टी माइनस जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा आर टी
आपने देखा होगा आपकी किताब में समाकलन इस तरह के तरीके से भी बताया गया, उस तरीके से भी हम आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लिमिट लगा के बता रहे हैं, ठीक है ना? तो लिमिट लगाने के भी बहुत आसान है, ठीक है ना? कि जो लिमिट लगती है ना बेटा, कि हमने कहा डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, डी एक्स का एक्स होता तो डी आर का आर होगा कि नहीं होगा, और डी टी का टी होगा, समझ रहे? और माइनस के क्योंकि इस स्थिरांक या इस स्थिरांक का समाकलन नहीं होता। अब देखो, अब यहाँ पे हम माने ये देखेंगे कि आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आर हमने यहाँ लिखा, इसका समाकलन आर आर नॉट से आर टी तक जा रहा है, और टी जीरो से टी तक जा रहा है, देखो टी जीरो से टी तक जा रहा है, ये आर नॉट से आर टी जा रहा है। जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ लोअर लिमिट टू अपर लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। तो ये अपर लिमिट है आपकी आर टी, लोअर लिमिट है माइनस आर नॉट। अब बराबर जो है माइनस के और टी माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर जीरो बराबर माइनस टी में से जीरो जो है टी हो जाएगा माइनस के टी, समझ रहे हैं? और अगर हम ये आर टी बराबर करते हैं, यहाँ आगे देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसलिए इसलिए आर टी बराबर आर टी, ये आर टी बराबर क्या होगा बेटा, ये माइनस के टी इधर चला जाएगा और ये आर नॉट प्लस में चला जाएगा, तो आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट, समझ रहे? तो ये भी प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण है, और इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम के टी को आगे लाते हैं, देखो के टी को आगे लाते हैं तो के टी बराबर ये क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर टी, आर नॉट माइनस आर टी, ठीक है। और अगर हम के बराबर लिखते हैं तो के बराबर लिखते हैं, कहीं पे हमें के की जरूरत पड़ती है, कहीं पे टी की पड़ती है। के बराबर आर नॉट माइनस आर टी अपॉन टी, अगर टी को इधर लाएंगे तो के इधर चला जाएगा। जहाँ पे हमें समय देखना है, जैसे अर्ध आयु काल देखना है, या जीवन काल देखना है, लाइफ टाइम देखना है, या हाफ टी हाफ देखना है, तो वहाँ पे ये टी इधर आ जाएगा, के इधर चला जाएगा, ठीक है ना? ये, और यदि यदि अवकारक की प्रारंभिक सांद्रता यदि आर नॉट बराबर ए है, और अंतिम जो सांद्रता है वो आर टी बराबर ए माइनस एक्स है, तो इनका मान रखेंगे ना आप, इनका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा के बराबर आर नॉट बराबर क्या है, ए, ठीक है ना? आर नॉट बराबर ए है, और माइनस, और आर टी बराबर क्या है, ए माइनस एक्स, और अपॉन टी। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारा के बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टी। के यहाँ पे वेग स्थिरांक हो गया, के बराबर यहाँ पे वेग स्थिरांक हो गया, और एक्स हो गया जो शेष हमारी सांद्रता बची हुई है, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये समाकलित वेग समीकरण में मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। और आप इसको, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि किताब में समाकलन स्थिरांक से भी किया गया है, तो समाकलन स्थिरांक से यहाँ तक तो रिएक्शन सेम होगी, यहाँ तक तो रिएक्शन सेम होगी, कि जो देखो क्या था यहाँ पे, अ, देखो ये रिएक्शन थी ना, ये आर बराबर हो गया माइनस डी आर अपॉन डी टी, यहाँ से करते हैं ना, बराबर के, ये हो गया था, और इस डी टी को इधर ले जाएंगे, ये माइनस का चिन्ह चला जाएगा, तो ये डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी आर बराबर माइनस के डी टी, तो के डी टी यहाँ पे है, और कई बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे डी एक्स का एक्स आएगा, तो यहाँ पे आएगा आर, डी एक्स का एक्स,
जो हमने पहले कहा, और बराबर माइनस डी टी का टी माइनस के टी प्लस आई, इसी को बोल रहे हैं ना। ये रिएक्शन हो जाएगी तीसरी वाली। और ये समाकलन स्थिरांक है। आई क्या है? समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक के रूप में भी हम आपको समझा देते हैं। समाकलन स्थिरांक है। तो अब देखो, अब यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। जब देखो टी बराबर जब 0 था तो आर बराबर क्या था उस समय? आर की सांद्रता थी आर नॉट। आर नॉट को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सांद्रता को दिखा सकते हैं ना ब्रैकेट में, ठीक है। और जब टी बराबर कुछ समय पश्चात, तो उस समय आर की सांद्रता क्या हो जाएगी? आर टी हो जाएगी, समझ रहे? आर टी। तो तो ये देखो, इस वैल्यू को इसमें रखने पर, ठीक है ना, तो आर बराबर हम क्या रखेंगे? आर नॉट। आर बराबर इस वैल्यू को रखेंगे ना। टी समय यदि टी बराबर 0, ये ऐसे यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिखे। तो आर की जगह हम लिखेंगे आर नॉट बराबर माइनस के। तो टी बराबर जब 0 है तो टी बराबर है, हम यहाँ पे के इंटू 0 प्लस आई कर देंगे ना। तो इसलिए आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर आपका हो जाएगा आर नॉट। अब ये कहेंगे कि आई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है या जो भी है में रखने पर, तो यहाँ आई का मान रखेंगे, ठीक है ना। दोनों तरीके से बता रहा हूँ मैं, दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, समझ। तो रखने पर जब आप आई का मान इसमें रखेंगे तो आई की जगह ये लिखना पड़ेगा, ये समीकरण 3 में, तो ये हमारा हो जाएगा आर बराबर माइनस के टी प्लस, देखो रिएक्शन हमारी वो निकल चुकी है, हम उसके लिए हम बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आई का वैल्यू लिखा आर नॉट, ठीक। अब वो वहाँ के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे देखो, अगर ये हम के टी को आगे लाएंगे, के टी को आगे लाएंगे तो के टी बराबर हो जाएगा आर नॉट प्लस माइनस का माइनस हो जाए, आर नॉट माइनस ये प्लस का आर है, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर, ठीक है। आर टी भी लिख सकते हैं, आर टी, ठीक है ना। तो आर नॉट माइनस आर। अब देखो के बराबर करेंगे फिर यही हो जाएगा, टी नीचे चला जाएगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, समझ। अब देखो वही बात आ जाएगी, यदि आर नॉट प्रारंभिक सांद्रता, आर नॉट बराबर ए, है ना, और आर बराबर या आर टी बराबर ए माइनस एक्स रख दें, इसको टी लिख सकते हैं। आर टी मैंने ये है प्रारंभिक सांद्रता, ये है अंतिम सांद्रता, समझ। और तो फिर हमारा वही हो जाएगा के बराबर ए माइनस एक्स, ये अपॉन टी, ए कैंसिल हो जाएगा, के बराबर एक्स अपॉन टी। ये फिर से भी हमारा वही निकला, समझ। तो गर्मी भी बहुत हो रही है, पंखा नहीं है, तो इसके आगे हम इसकी अर्ध आयुकाल का भी फॉर्मूला बताएंगे। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ के लिए अर्ध आयुकाल, वह समय जब कोई अभिकारक, अर्ध आयुकाल क्या होता है कि वह समय जब कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का ठीक आधा रह जाता है। जैसे मैंने कोई अभिकारक आर नॉट जब टी बराबर 0 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर आर नॉट हो जाएगा इसमें। और यदि
हाँ, जब टी बराबर 0 है, जब टी बराबर 0 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट। यदि टी बराबर टी हाफ है, अब देखो आधा काल में ठीक है, आधा हो रहा है, तो उस समय आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आर नॉट बाई टू, हो जाएगा कि नहीं, आर नॉट बाई, तो टी समय पश्चात जब आर टी है, समझ, तो ये हो जाएगा आर नॉट बाई टू। तो जो हमारा अभी फॉर्मूला निकला है उसमें हम टी हाफ के लिए निकालेंगे ना, टी हाफ जो हमारा था टी बराबर आर नॉट, ये प्रथम कोट की अभिक्रिया करें माइनस आर टी अपॉन के। हमने कहा था ना जब टी चाहिए होगा तो टी इधर आ जाएगा, के उधर चला जाएगा, जब वेग स्थिरांक चाहिए होगा तो ये इधर आ जाएगा, समय उधर चला जाएगा, समझ रहे? ये दोनों आपस में चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो भैया, तो टी हाफ के लिए निकालेंगे जब हम टी हाफ के लिए, तो यहाँ पे जब टी 0 है तो आर बराबर आर नॉट है, तो आर बराबर क्या है, आर नॉट, तो आर नॉट तो एज इट इज रहेगा, आर नॉट माइनस आर टी का कितना है, आर टी है आर नॉट बटे 2 अपॉन के। अब देखो पूरे में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, ठीक है ना, पूरे में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो आ, तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर आर आर बाई टू आर नॉट, देखो आर नॉट ये टू नीचे चला जाएगा, टी बराबर आर नॉट अपॉन टू के, तो ये हो जाएगा हमारा अर्ध आयकाल, अर्ध आयकाल का फॉर्मूला शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। इसी प्रकार हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और ये मैं यहाँ पे ये स्कूल का कमरा है, हमारे विद्यालय का कमरा है, और इसका पंखा भी खराब है और टीन की छत है, टीन का है सारा, तो बहुत गर्मी भी हो रही है, इसलिए मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में बताऊँगा, उसके एग्जाम्पल बताऊँगा, उसकी डेफिनेशन बताऊँगा, उसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताऊंगा, के का मात्रक मैंने इसके लिए भी नहीं बताया, कल ही बताऊंगा वेग स्थिरांक का मात्रक, और उसके लिए समाकलित वेग समीकरण बताऊंगा, और अर्ध आयकाल बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में करूंगा। और आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और मोटिवेट करना है, क्योंकि मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ। अभी मैं सीख रहा हूँ यूट्यूब पे, ना मेरी बोर्ड की सेटिंग हो रही है, ना मेरी कुछ सेटिंग नहीं हो पा रही है अभी, और धीरे धीरे मैं ग्रो करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।